नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के चिड़वार स्थित शौर्य स्थल पहुंचकर कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करके देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को भी नमन किया। कार्यक्रम में वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज पूरा देश अपने वीर जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद कर रहा है। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सैनिकों ने हिस्सा लिया था और मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनका त्याग कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने वीर नारियों का सम्मान करते हुए कहा कि देश उनके धैर्य, साहस और त्याग का सदैव ऋणी रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि आज स्वर्ग में बैठे हमारे वीर योद्धा भी देख रहे होंगे और गर्व महसूस कर रहे होंगे कि देश उनके परिवार का सम्मान कर रहा है और उनके योगदान को याद रखा हुआ है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। राज्य के अनेक सैनिकों ने कारगिल युद्ध सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में अपना अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित शौर्य स्थल चिड़बाग में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान उन्होंने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित करके कारगिल युद्ध में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साल 2099 के कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाया था और साथ ही दुश्मनों को परास्त किया था। भारतीय सेना और शौर्य के दृढ़ संकल्प ने पूरी दुनिया के सामने देश के सैन्य क्षमता और जाबाजी का परिचय कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का आज सुबह हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। उनके अचानक निधन से कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और वो उत्तराखंड बनने से पहले कांग्रेस पार्टी में मौजूद थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और कांग्रेस संगठन को समर्पित कर दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर शोक जताया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता को रात लगभग 1:30 बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। हीरा सिंह बिष्ट ने पश्चिमी यूपी के डीवीए पीजी कॉलेज देहरादून के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के लिए संघर्ष किया। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही शिव भक्तों का भारी संख्या लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच मोदी नगर से आए एक दंपति ने अपनी अनोखी आस्था और समर्पण से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिव्यांग पति सचिन की कांवड़ यात्रा का सपना पूरा करने के लिए उसकी पत्नी आशा ने उन्हें करीब 180 किलोमीटर तक अपने कंधे पर बिठाकर हरिद्वार पहुंचाया। हरिद्वार पहुंचने के बाद से दोनों ने हर की पौड़ी में गंगा जल भरा और फिर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने इस दंपति की भक्ति और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर उनकी सराहना की। यात्रा के दौरान कई लोगों ने उनका उत्साहवर्धन भी किया और उनकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। आशा ने बताया कि लगातार दूसरे साल जब वो अपने पति को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी कर रही है। उनका कहना है कि पति की इच्छा पूरी करना और भगवान शिव की भक्ति करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं अब ये कहूँगा कि मैं पैरों से दिव्यांग हूँ, लेकिन मानसिक स्थिति से बिल्कुल ठीक हूँ। ना ही मैं अपने आप को दिव्यांग मानता, क्योंकि जिसके साथ में जिसकी पत्नी हो तो उसके लिए सब कुछ है। कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। भले चाहे आदमी 10 रुपए कमाए, लेकिन जो घर की पत्नी होती है उससे बरकत होती है। मान लो कमा के तो हम 1 लाख रुपए ला रहे हैं, लेकिन घर में कलेश हो रहा है तो 1 लाख रुपए काम का नहीं है। उसको इस्तेमाल करने वाली पत्नी ठीक हो तो परिवार 10 रुपए में भी बढ़िया चल सकता है। दूसरी पत्नियां हैं कि अगर ऐसी चलता रहा तो आने वाले कल में जो हमारे भारत की धार्मिक
भावनाएं हैं शादी की, विवाह की, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी और आने वाला जो वंश है हमारे भारत की संस्कृति वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब कभी इसी तरह से प्लान किया है कि जैसे हम पिछले साल आए थे और अब कभी हम इसी तरह कैसे से जाएं। किया था? वो पीठ पर बिठा के यात्रा कराई थी। कितने किलोमीटर का आपका सफर? 180 किलोमीटर का सफर। ये प्रेरणा जब मन होता है ना तो भगवान पता ना कैसे कैसे तरीके से डाल देते हैं, तो एकदम ही मन में आ गया यहाँ आके और हम फिर ऐसे ही निकल गए। पैदल पैदल चलते हैं, अपने सफर अच्छा रहा, लेकिन कठिनाइयाँ तो देखो हर चीज में होती है, लेकिन इस सफर भी हम सोचते हैं कि अच्छे से ही जाए, जैसे हमारे पिछले साल अच्छे से गया था। तो मैं बोल रही हूँ कि ये अब कलयुग चल रहा है। पहले सतयुग था तो पतियों की कदर हो रही थी, और आजकल की रील बना रही हैं तो अगर पैरों की चुटकी भी टेढ़ी हो रही है ना तो पत्नी बोलती है ओहो हमारी तो पति टेढ़े हो गए। वहीं गदरपुर में बीजेपी के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट की घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कोतवाली गदरपुर में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि पीड़ितों का समय पर न्याय मिलना चाहिए। और धरने में मारपीट में घायल वंश शर्मा और नीरज गौतम भी शामिल हुए। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कानून के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आरोपियों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। धरने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई। अंत में पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश कुमार ने मामले में मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया और इसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया। भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा गदरपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था और युवा संवाद था युवाओं की के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेदारी है या युवाओं की जो विचार हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। इस दौरान कुछ छात्र वहां पहुंचे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। केवल इसलिए इन्होंने कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ उस भीड़ में कार्यक्रम में युवा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर आयोजक थे, आयोजकों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। उसमें एक हमारा जो बच्चा है नीरज, वो अनुसूचित जाति से भी संबंध रखता था। इस संबंध में 2 अलग अलग तहरीर थाने में दी गई हैं, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है तहरीर देने के बाद आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। जो वरिष्ठ जो भी नेतागण थे उनसे बातचीत हुई है। जो उनके तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो प्रार्थना पत्र के संबंध में थे, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो 14 डेज़ की होती है, जांच तलब जिसे कहते हैं, वो एसएचओ को मार्क कर दी गई है और इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ जो साक्ष्य है वो डिजिटल फुटप्रिंट के हैं, तो जिसमें समय लगता है, इसीलिए इसमें जांच तलब की आवश्यकता थी। और इसमें जो भी कार्रवाई आगे होगी, वैधानिक कार्रवाई जिसके खिलाफ भी होगी वो पंजीकृत की जाएगी। दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी उसको भी। वहीं मसूरी के निकट स्थित खेतवाला गांव में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया। गांव को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क मार्ग कई जगहों पर ध्वस्त हो गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क ने निकलना मलबा और भूस्खलन भी हालातों को और अधिक खराब कर रहा है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और भारी मात्रा में मलबा जमा होने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं पहाड़ों और अटके विशाल बोल्डरों के चलते हुए समय बड़ा हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से स्थिति दिन पर दिन और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। मार्ग बंद होने के बाद से गांव की महिलाओं ने पहल करते हुए जंगल के बीच से पैदल रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले के विकास खंड उखी मठ की ग्राम पंचायत सारी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने किया और इस दौरान उन्होंने विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र के लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से
ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की उपलब्धियां कराई जा सके। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज से अति तीव्र बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में भी कई जगहों पर गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियां जलस्तर जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की अपील की है। पुलिस और जिला प्रशासन ने मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वहीं अब आपको सीधे लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर शौर्य दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। आज कारगिल शौर्य दिवस, विजय दिवस के अवसर पर अभी जिनका संबोधन हम सब ने सुना, जिनका प्रारंभिक जीवन सेना को समर्पित रहा, ऐसे हमारे राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व सैनिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, और जिनका बहुत ही और हमेशा बड़ा सारगार्भिक और बड़ा तथ्यात्मक उद्बोधन हम सबको मिलता है, ऐसे हमारे मेजर जनरल समीर सबरवाल जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, ब्रिगेडियर डी.एस. बसेड़ा जी, कर्नल आर.एस. भंडारी जी, कर्नल के.के. वाजपेयी जी, एयर कमांडर ए.के. सिंह जी, सैनिक कल्याण विभाग के सचिव श्री युगल किशोर पंत जी, हमारी महिला आयोग में ऐश्वर्या रावत जी, विवेकानंद खंडूरी जी, हमारे आए हुए प्रताप सिंह रावत जी, ज्योति कोटिया जी, सुभाष बरसवाल जी, और सभी आए हुए सभी हमारे सैन्य अधिकारीगण, और मंच पर आसीन हमारी सभी वीर माताएं, सभी वीरांगनाएं, हमारे सभी वीरों के सभी सैनिकों के सभी परिजन, बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हमारे सभी पूर्व सैनिकगण, एनसीसी के कैडेट्स, उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे और सभी आए हुए अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, श्री हमारे करमराम जी, अजीत सिंह जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का इस विजय दिवस के अवसर पर, जिसको भारत की सेना ने बहुत ही शौर्य पराक्रम और वीरता से एक इतिहास रचने का काम किया, इस शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से कारगिल पर तिरंगा लहराने वाले भारतीय सेना के अमर शहीदों को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और उन्हें आज के इस अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल सभी सभरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी एक चुनौती होता है, कठिन स्थितियां होती हैं। हम देखते हैं जब हम यहीं आदि कैलाश क्षेत्र में जाते हैं, जौलिंगकोंग में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, माणा में जाते हैं, या हम और किसी अपने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कितना कठिन होता है। आप सोचिए कि ऐसे 16,000 18,000 की फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपने जोश से उनके छक्के उड़ाने का काम किया, उनको पूरी तरह से वहां से खदेड़ने का काम किया। और पूरे विश्व ने देखा कि जब भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरता है तो विजय उसके चरणों को चूमती है, चरण के पास उसकी विजय होती है, हर बाधा वो पार करता है। भाइयों बहनों, इस युद्ध में भारत माता के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और इनमें से बड़ी संख्या 75 वीर सैनिक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देवभूमि के मस्तक को सदैव के लिए ऊंचा कर दिया और भारत के इतिहास में अपने को अमर कर दिया। ये संख्या बताती है कि जब जब भी भारत माता को हमारे वीरों की आवश्यकता हुई, देवभूमि उत्तराखंड, वीरभूमि उत्तराखंड के हमारे वीरों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये संख्या यह भी दर्शाती है कि देवभूमि के कण कण में राष्ट्रभक्ति का खून बहता है, राष्ट्रभक्ति का रक्त बहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ लगभग हर एक दूसरे घर से एक सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में हो, कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में संलग्न रहता है। हमारे यहाँ का युवा जब वर्दी पहनकर निकलता है तो उसे नौकरी नहीं बल्कि मां भारती की सेवा का वो सौभाग्य मानता है, अपना सौभाग्य मानता है कि उसको भारत की सेना की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारी गौरवशाली विरासत ही है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में शामिल नायक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के ही सपूत थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पास 1929 से भी अधिक वीरता पदक विजेताओं की विरासत है। तो ये संख्या दर्शाती है कि हमारा
देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड का है। और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे खून में दौड़ती हुई देशभक्ति का प्रमाण है कि सेना के लिए यहाँ के लोगों का किस प्रकार से दिल धड़कता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप हम मिलकर आज ये कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस मना रहे हैं, उन सब का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम नमन कर रहे हैं, तो हमको वो काला समय भी याद आ रहा है जब 2014 से लेकर, वैसे पिछली बार सबरवाल साहब ने उसका यहां से जिक्र किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको फिर से मैं आप सबके स्मरण में जरूर लाऊं, क्योंकि सेना कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। सेना हमेशा ही रही है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है। सेना बहादुर सेना रही है, अदम्य साहस का प्रतीक रही है। इसलिए 2004 से लेकर 2009 तक का, जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार होती थी, और उस सरकार के समय में जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन था, पूरे भारतवासियों का गर्व, उनका माथा ऊंचा करने वाला था, भारत का तिरंगा कारगिल और द्रास की चोटियों पर लहराने वाला दिन था, उस दिन को न मनाया गया। कारगिल दिवस नहीं मनाया गया। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, सभी सबरवाल जी का नहीं है। आखिर इनकी मानसिकता किस प्रकार की है, दर्शाता है कि सेना के प्रति इनके क्या भाव है। उस सेना के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और जिस पराक्रम पर पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ, उस शौर्य गाथा को केवल और केवल इसलिए नहीं मनाया गया कि उस समय जब भारत की सेना कारगिल पर अपना विजय अभियान कर रही थी, चोटियों से चोटियों पर दुश्मन को पछाड़ रही थी, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, और उस समय देश का नेतृत्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, और वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में विजय मिली थी। ये कांग्रेस की राजनीतिक कुंठा और घटिया मानसिकता का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सेना के प्रति इनकी किस घटिया दर्जे की सोच रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। शहीदों के रक्त और सेना के शौर्य पर राजनीति करने का महापाप जो कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं ने किया है, उसे देश और देवभूमि की जनता कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन भाइयों बहनों, समय का चक्र है, ये समय बदल चुका है। आज देश काफी आगे निकल चुका है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय सेना का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारतीय सेना का जो मनोबल बढ़ा है, भारतीय सेना का नया रूप आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरा विश्व देख रहा है कि आज भारत की सेना या हमारा देश किसी आतंकवादी हमले के बाद केवल कड़ी निंदा शब्दों में करके चुप नहीं बैठता है, इतने भर से शांति नहीं करता है, बल्कि आज भारत अपनी संप्रभुता पर चोट करने वालों को उनके ठिकानों पर जाकर, उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करता है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना को न केवल नैतिक बल ही नहीं मिला है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत बने हुए चाहे ब्रह्मोस मिसाइलें हों, आकाश मिसाइलें हों,
अभी प्रधानमंत्री जी युद्धपोत की बात यहाँ पर कर रहे थे। ऐसे उन्नत और घातक हथियारों से पूरी तरह से भारत की सेना को लैस किया जा रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो काम दशकों से अटका हुआ था, भारत की आजादी के बाद जो हमारे सीमांत क्षेत्र थे, उन सीमांत क्षेत्रों का विकास न करने के लिए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने के लिए तमाम प्रकार की कहानियां गढ़ दी गई कि अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पुल बनेंगे, सड़क बनेंगे या अन्य विकास के काम होंगे, तो उन सड़कों से, उन पुलों से, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे देश के अंदर घुस जाएगा। भाइयों बहनों, 60 साल 70 साल ऐसे ही बिता दिए गए। निर्माण के नाम पर 0/0, 0/0। लेकिन 2014 के बाद इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो, या हमारे ही उत्तराखंड में, चाहे वो नेलोंग घाटी हो, जादौंग घाटी हो, मलारी का क्षेत्र हो, नीति का क्षेत्र हो, माणा का क्षेत्र हो, या भारत का जिसको पहले अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पहले क्षेत्र की संज्ञा दी है। और ये हमारे ही राज्य के माणा, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं से उन्होंने इस बात का उद्घोष किया कि अब ये माणा और माणा जैसे जितने भी गांव भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वो भारत के पहले गांव होंगे और उनका विकास भारत की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगा। उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाएगा, वहां का विकास किया जाएगा। चाहे वो आज नाभी क्षेत्र हो, आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे लिपू लेक तक बनने वाली नई सड़क हो, या गुंजी का क्षेत्र हो, दारमा वैली हो, ब्यास वैली हो, या चौदास वैली हो, ऐसे सभी स्थानों का आज तेज गति से विकास किया जा रहा है। आज वहां तक बिजली पहुंचाई जा रही है, सड़क पहुंचाए जा रहे हैं, पुल पहुंचाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम देख रहे हैं इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम हो रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि जिससे हमारे जवानों की मारक क्षमता और हमारे देश की सुरक्षा को कई गुना मजबूत करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, सैनिकों को लंबे समय से जो उनकी मांग थी, 4 दशक से भी अधिक समय तक थी, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करके लाखों लाख सैनिक परिवारों को सम्मान देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चाहे वो आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हो, चाहे सेना के बजट में बढ़ोतरी करना हो, अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी करना हो, या फिर सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो। जो लोग आज 30 डिग्री 40 डिग्री तापमान पर हमारे सैनिक जो देश की सीमाओं पर, देश की सरहद पर, देश की रक्षा के लिए तैनात है, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे। आप सब जानते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए। लंबे समय तक ये रुका हुआ था, अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे हथियार नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, ये मांग भी सेना की देश की आजादी के बाद से लगातार रही है, क्योंकि भारत की सेना ने देश की आजादी के बाद कई बार संघर्ष किया है, कई बार युद्धों में गया है, युद्धों में गई है भारत की सेना। चाहे 1947-48 में कब्बालियों के देश में पाकिस्तानी सेना को डटकर मुकाबला करना, उनको वापस लौटाना हो, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, या ऑपरेशन सियाचिन पर चलने वाला मेघदूत हो, या भारत की शांति सेना का श्रीलंका में जाना हो। क्योंकि मैं सेना से जुड़ा रहा हूं, एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने इन सारे ऑपरेशनों को नजदीक से उनको जानने का मुझे अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला है अपने पूज्य पिताजी से। वो मुझे बताते थे, भारत की सेना यहाँ जा रही है, अब हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देश अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है, सेना के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, आज सियाचिन में ये ऑपरेशन चला है। जितने ऑपरेशन हुए उन सब में भारत की सेना ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया भाइयों बहनों। लेकिन उसके बाद भी सेना की जो आपूर्ति होनी चाहिए थी, सेना को जो सामान मिलना चाहिए था, उपकरण मिलने चाहिए थे, अच्छे खाने का प्रबंध होना चाहिए था,
उसको हमेशा अभाव में रखने का काम इनके लंबे शासनकाल ने किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से भी ज्यादा, 6 दशक से भी ज्यादा समय तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया है। आज सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए हर ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार भी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने अमर बलिदानियों के आश्रितों को जीने वाली अनुग्रह राशि, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि हम लोग, हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 वीर जवान शहीद हो गए थे और उस दिन उधम सिंह नगर में बड़ी भयंकर तबाही मची हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। और जैसे ही हमको मालूम चला कि उनके पार्थिव शरीर आज यहाँ पहुंचने वाले हैं, जब हम यहाँ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे तब मैंने गणेश जोशी जी से पूछा था कि ये राशि जो दी जाती है, मुझे लगता है कि ये राशि बहुत कम है, क्योंकि हमारा राज्य वीर सैनिकों का राज्य है, जहां के 17% से भी ज्यादा देश की सेना को आपूर्ति करने का काम उत्तराखंड राज्य करता है। तो यहाँ सैनिकों का मनोबल भी सबसे ऊंचा होना चाहिए, जहां से पूरी सेना को सबसे ज्यादा जवान अनुपात में पूरे देश में सबसे अधिक सैनिक हमारे राज्य से जाते हैं। तो हमने 1 मिनट भी नहीं सोचा भाइयों बहनों, उसी दिन मन में विचार आया कि अब हम इसकी घोषणा ही नहीं करेंगे, इसको हम लागू करेंगे। और तत्काल हमने इसका शासनादेश निकाला। अब ये अनुग्रह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो गई है। वहीं अभी परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए। तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी, सैनिकों के सम्मान में। साथ ही हम परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एक मुश्त और वार्षिक की जो सहायता राशि है, इनको हमने बढ़ाया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक शहीद होने वाले, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला लिया है। और इसके तहत जो समय सीमा मात्र 2 वर्ष की होती थी, और 2 वर्ष में उनको बहुत बार अपने आवेदन करने में वो समय काफी कम पड़ जाता था। सैनिक की शहादत के बाद परिवार को संभलने में समय लगता था। भाइयों बहनों, इसको देखते हुए हमने इस समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला लिया। जो 2 वर्ष का समय था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है कि 5 वर्ष तक वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता हो, नौकरी से पूर्व निःशुल्क रूप से उनका प्रशिक्षण हो, तथा हमारे शूरवीर और पूर्व सैनिकों को राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का भी हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट का प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि देहरादून के गुनियाल गांव में अमर बलिदानियों की, हमारे देश के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, हमारे राज्य के बलिदानियों की पावन स्मृति में राज्य के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरणों में पहुंच गया है। कुछ एक काम छोटे रह गए होंगे, मुझे लगता है सारे काम हो गए जोशी, अब सारे काम हो गए हैं। तो आप सबकी उपस्थिति में मैं आज ही आप सबको सूचना भी दे रहा हूं यहाँ पे। आप आज की मेरी सूचना को जिस दिन भी तिथि निकलेगी उसको आज ही से निमंत्रण मान लीजिए। आप सबकी उपस्थिति में उस सैन्य धाम का भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा। यहाँ राज्य के हर शहीद के घर से पवित्र मिट्टी लाकर, उनके आंगन की मिट्टी लाकर, उनके परिजनों के हाथों से उस मिट्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम हुआ है।
और ये धाम आने वाली पीढ़ियों को, जहां हमारे उन सैनिकों का स्मरण कराएगा जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और साथ ही उनकी प्रेरणा का काम भी करेगा कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के लिए जो लोग काम करते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको देश कभी नहीं भुलाता है। देश की नज़रों में, देश की स्मृतियों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे नौजवान अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी के तहत अग्निवीरों की सेवा मुक्ति के बाद उन्हें सही दिशा मिले, सही अवसर मिले, इसके लिए हमने देश का पहला अग्निवीर सेल, रोजगार सेल गठित करने का भी निर्णय लिया है। और साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग, वन विभाग और अन्य राज्य की सेवा भर्तियों में सेवा मुक्त अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और जो अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण, यानी कि उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही होम स्टे योजना के तहत जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे शुरू करने पर उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा। उनके लिए हर संभव ये प्रयास किया जाएगा कि हर जगह पर उनकी मदद हो, वो किसी भी तरीके से अपने घर आकर, वापस आकर अपनी सेवा देने के बाद उनको सोचना न पड़े। राज्य सरकार हर कदम कदम पर उनका सहयोग करेगी, हर तरफ उनके साथ रहेगी। वहीं सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार शुरू करने वाले हमारे पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों की शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी हुई जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से उनकी मांग है, हमारी सरकार उस पर भी विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं। साथ ही जिला अदालतों में हमारे सैन्य परिवारों के लैंड